क्रोनोलॉजी फॉर अ नैरेटिव। बेटे क्रोनोलॉजी कहते हैं कि डेट और टाइम वाइज किसी चीज़ को तरतीब देना। मसलन आपसे आपके एजुकेशनल कैरियर के बारे में पूछा जाए तो आप अपनी तालीम के हवाले से अगर प्राइमरी से लेके अब तक तरतीब से बयान करें, पहले प्राइमरी, फिर मिडल, फिर हाई और फिर कॉलेज लेवल तक और फिर अब बीएस लेवल पर, तो ये तरतीब है आपकी क्रोनोलॉजी कि आपने सबसे पहले जो वाक़या पहले हुआ, जो जो टाइम में डेट में पहले था वो बयान किया और फिर आपने तरतीब के साथ एंड तक लेकर चलें। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को उलट बयान करें कि आप इस वक्त कहाँ पढ़ रहे हैं और आपने फिर कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया था, फिर कौन से स्कूल से, यानी आप अपने कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन है उससे रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, तो इसे कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बेटे हिस्टोरिकली जब किसी चीज़ के बारे में लिखा जाता है तो ये मेथडोलॉजी जो है वो अपनाई जाती है। मसलन तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब लिखा जाएगा तो इस मेथडोलॉजी को अपनाया जाता है। अच्छा जी बेटे, और नेक्स्ट लिखते हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम किस तरतीब के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे या लिखना चाहते हैं। तो इसके अंदर बेटे आपने ये याद रखना है कि जो ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अमूमन, यू आर द पीपल ऑफ साइंस, यू नो कि दो चीज़ें हैं, एक है डिडक्टिव रीजनिंग और एक है इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो आप इंडक्टिव रीजनिंग क्या है कि आप कोई स्पेसिफिक फिनोमेना देखते हैं और फिर उस चीज़ को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप एक जनरल चीज़ देखते हैं और उसकी जगह पर आप स्पेसिफिक चीज़ को जांचने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम पहले इंडक्टिव रीजनिंग को देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स की मिसाल ली जा सकती है कि अगर एक स्टूडेंट क्लास के अंदर या किसी टॉपिक से रिलेटेड उसे चंद इंग्लिश सीखने में सपोज़ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और वो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, और फिर इसी तरह से एक की बजाय 5 या 10 स्टूडेंट्स जो हैं या एक क्लास को ये डिफ़िकल्टी सामने आ रही है, तो हम इस लिहाज से ये जो स्पेसिफ़िक एक क्लास की बात थी, एक जगह की बात थी जिनमें बच्चों को परेशानियां आ रही हैं, तो हम ये देखते हैं कि एनालॉजी कायम करते हुए, चूँकि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, इस कॉन्टेक्स्ट से आए हैं और पाकिस्तान के जो रहने वाले बच्चे हैं, ये क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इनका ही है? तो नहीं, हम देखते हैं जब एक्सप्लोर करते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये कॉमन। ठीक है, तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ इंग्लिश लर्निंग में आ रही हैं ये क्या है, ये कॉमन डिफ़िकल्टीज़ हैं, ग्रामर से रिलेटेड हैं, टेंस से या इवन स्पेलिंग से रिलेटेड हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस चीज़ को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली हम इस हवाले से क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, ख़ास से एक इनफरादी चीज़ से आप इज्तमाही चीज़ की तरफ जाते हैं, एक ख़ास वाक़े से आम वाक़े की तरफ आप जाते हैं। नेक्स्ट है बेटे फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो आप एक आम वाक़े से किसकी तरफ आते हैं, ख़ास वाक़े की तरफ। इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्शन। आपने किसी काम से कोई नतीजा निकाला है तो आप उसे इंडिविजुअली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मसलन एक शख्स ने अगर थ्योरेटिकली स्टडी किया हुआ है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंग्लिश लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं क्योंकि ये उनकी मदर टंग नहीं है, ये एक सेकंड लैंग्वेज है, तो वो डिफरेंट वो इन चीज़ों को वो पढ़ता है। ठीक है, तो जब वो किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर देता है, मतलब आपकी क्लास को पढ़ाना शुरू कर देता है, तो उसके ज़हन में वो जनरल चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। जब आपको क्लास में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो उसे एम्बेरसमेंट नहीं होती, वो कहता है कि ये तो एक जनरल बात है, ये डिफ़िकल्टी सिर्फ इन बच्चों को नहीं आ रही हैं, ये इनका मसला नहीं है बल्कि ये एक जनरल मसला है। तो जब बेटे कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कन्विंस करने के लिए अमूमन ये दो तरीके जो हैं वो अपनाए जाते हैं कि आप या तो जनरल बात करते हैं और फिर वो चीज़ क्या हो जाती है, उसको स्पेसिफाइड जगह के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, या आप स्पेसिफिक बात करते हैं तो उसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी बेटे एग्जांपल जो है वो आपने पढ़नी है इसके साथ। नेक्स्ट बेटे मेथोडोलॉजी वो क्या है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। ठीक है, तो जिन टॉपिक्स के ऊपर लिखा जाता है थीमेटिकली उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक वो क्या है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कि आप दो डिफरेंट आइडियाज़ को, दो डिफरेंट एंटिटीज़ को, दो डिफरेंट चीज़ों को क्या करते हैं,
आप कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और फिर दोनों के हवाले से आर्गूमेंट्स देने की कोशिश करते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली कोई एक जो मैसेज है वो आप ऑडियंस तक कन्वे करने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन जो है इसका आपस में कंपैरिजन कंट्रास्ट किया जाएगा तो इस हवाले से लिखा जाएगा तो दो डिफरेंट नताइज जो हैं वो आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट है इंतहाई अहम तरीन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो बहुत ज़्यादा जो लिखा जाता है उनमें से एक क्या है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं इनके अंदर और हमारे यहाँ इन जनरल वैसे भी हर शख्स डॉक्टर भी है और हर शख्स आलिम दीन भी है। तो हर शख्स के पास इन हालात का जो इलाज भी मौजूद है और इन हालात का जवाज़ भी मौजूद है और सोल्यूशन भी मौजूद है। तो इस तरह जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक सिचुएशन को देखा जाता है। जैसे अगर सपोज़ हम ये कहें कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है तो उसको कैसे कम किया जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस हवाले से इसको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो हम इसमें किसी एक इशू को, एक प्रॉब्लम को लेते हैं और ये देखते हैं कि इसकी वजह क्या है और इसकी वजह से क्या असरात जो हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, मैं जैसे पोल्यूशन की मैंने बात की थी, तो ये ऑटोमोबाइल्स हैं, इनकी वजह से ये कॉज कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे माहौल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पैदा हो रहा है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं वो भी इस हवाले से इसके अंदर डिस्कशन करने की कोशिश की जाती है कि के डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं किसी भी एक फ़िनोमेना की। तो बेटे ये वो जनरल चीज़ें हैं कि जिनको हमने अपने ज़हन में रखना है कि जब कोई शख्स लिख रहा होता है तो फ़िलोसॉफ़िकली या थ्योरेटिकली उसके ज़हन के अंदर ये कौन सा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू वो लिखेगा। तो टू कंक्लूड बेटे, ये सारी की सारी बातें जब एक राइटर राइट डाउन कर रहा है, वो लिख रहा है, तो आप ये समझ लें वो ये सारी बातें उसके बैक ऑफ द माइंड मौजूद हैं या इस लेंस के थ्रू वो देखने की कोशिश करेगा। या और सिंप्लीफाई कर लें कि ये सारे का सारा जो राइटिंग टेक्निक्स हैं और ये राइटिंग की प्लानिंग है, ऑडियंस क्या है, इसका पर्पस क्या है, वो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए या इसकी ऐनक लगा के इस ऐनक के थ्रू वो किसी भी टॉपिक को देखता है और बयान करने की और लिखने की कोशिश करता है।